है ना, बैलेंस शीट में डाल दिया आपने, P&L में क्या है, कुछ नहीं, आपका नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। ओके, और जब जैसे ही आपने चालू किया फैक्ट्री को और आपका 500 का सेल्स हुआ या 5,000 का सेल्स हुआ, तो आपका पूरा वो 10,000 करोड़ जो है, जो $1 बिलियन है, वो आप राइट ऑफ नहीं करोगे। आप क्या करोगे, उसमें उसका 10% अलग है, तो उसमें आपको प्रॉफिट दिखेगा। 200 करोड़ का आपका PBT होगा, सॉरी PBDIT होगा, और उसमें 100 करोड़ का आप डिप्रेशन लगा तो 100 करोड़ का नफा हो जाएगा। अब इसमें क्या कर रहे हैं आप, देखिए अकाउंटिंग डिफरेंस क्या है। यहाँ पर आपने पूरा 10,000 करोड़ जो है आपने P&L में डाल दिया। भाई 25,000, हाँ, क्योंकि आप 25,000 को सेल्स कर रहे हैं तो ऐसा खाली हवा में तो नहीं हो जाने वाला ना। मेरे पास कस्टमर्स है, मेरे पास सॉफ्टवेयर है, मेरे पास सब कुछ है, बट एवरीथिंग इज रिटर्न ऑफ इन द P&L। ओके, तो वो जो इनिशियल लॉस होता है, जो बिकॉज जो आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, मतलब 15,000 करोड़ लगा सॉफ्टवेयर बनाने का, अब 15,000 करोड़ इस साल ही आप पूरा बाजार में डेबिट कर दो तो कैसे बनेगा वो, लेकिन उसकी कीमत तो अगले 20 साल तक आने वाली ना जी। करेक्ट। जैसे आपको सीमेंट प्लांट अगले 20 साल तक लिए रेलेवेंट है, ऐसे ही यहाँ का जो सॉफ्टवेयर जो बनाया आपने वो अगले 20 साल तक चलेगा, लेकिन आप उसको ईयर 1 में आप राइट ऑफ कर रहे हो। सो दैट इज जैसे आपका इंश्योरेंस कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज में भी होता है, आप जो सेल करते हैं 10 साल 15 साल का जो कस्टमर होता है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है आप अपफ्रंट करते हो। तो इरडा बोलता है कि आप सबका सब इस साल ही राइट ऑफ करो, तो उससे फिर प्रॉफिट दिखता नहीं। तो उसी कारण जितने LIC कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, सबके प्रॉफिट जो आपको 2,000 करोड़ दिखता है, एक्चुअली 4 या 5,000 करोड़ है। सो वही खर्चे आपने पहले ही समाप्त कर दिए जो उस साल का बिजनेस था। हाँ, तो जो आप इंश्योरेंस कंपनी 5,000 करोड़ 2,000 करोड़ प्रॉफिट देख रहे हैं, तो आपको कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि 2,000 करोड़ दिख रहा है। हाँ। लेकिन वही मतलब 2,000 करोड़ बदले -2,000 हो जाए तो फिर वो कंट्रोवर्सी हो जाएगा। जी, करेक्ट। रामदेव जी, आप ये जो स्टडी हम लोग बात कर रहे हैं, इसका नाम रखा है एटम्स टू बिट्स, यानी ब्रिक एंड मोर्टार से अब आप डिजिटल मॉडल पे जा रहे हैं। बहुत सारी कंपनी, आपने एक तो कहा कि एक अकाउंटिंग का इशू है, दूसरा ये कंपनियां ज़्यादातर अभी एक्सपेंशन मोड में रहती हैं, कस्टमर एक्विजिशन करना है, उनको मोनेटाइज करना है। तो कई सारी कंपनियां 10-10, 15-15 साल से ही काम कर रही हैं। तो अकाउंटिंग को एक पैरामीटर मानते हैं जहाँ पे दिक्कत है, दूसरा और क्या जंक्शन होगा जहाँ पे उनको फिर ये रियलाइजेशन अपने बुक्स पे अब लाना चाहिए? देखिए, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों के लिए सेम है, तो अकाउंटिंग तो अलग नहीं हो सकता ना, तो वो एक अलग चीज़ है। दूसरा ये कि आपको फंडामेंटली ये समझना पड़ेगा एटम और बिट्स में फ़र्क क्या है। जो एटम बिजनेसेस जो बोलते हैं, जो कन्वेंशनल बिजनेस हैं, तो एक्चुअली वर्ल्ड हैज़ 3 टाइप्स ऑफ मॉडल। एटम्स विच आर प्योर दिस थिंग, आप स्टोर खोले हो, कुछ नहीं भाई, मैं तो क्रेडिट कार्ड तक नहीं लेता, मेरे को कैश में ही पेमेंट चाहिए। जैसे कोई आइसक्रीम कंपनी जाकर देखिए, वो बोलते हैं हमको, हम तो बिल भी नहीं फाड़ते, आप कैश में दो ये 10 रुपये का आइसक्रीम और लेके जाओ। सो दैट इज अ कम्प्लीटली फिजिकल, बना भी रहा फिजिकल, बेच भी रहा फिजिकल। वहाँ जाके आप खुद नहीं खरीदो तो खा नहीं सकते आप जी, है ना। सो दैट इज कम्प्लीटली फिजिकल। देन यू हैव डिजिटल से, जैसे आपका गूगल हो गया है, या आपके बहुत सारे यहाँ पर भी जो कंपनीज आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज वगैरह, दे आर कम्प्लीटली डिजिटल। आप खरीदते हो, फेसबुक है, दे आर ऑल कम्प्लीटली डिजिटल। सो आप मतलब कस्टमर ऑनबोर्डिंग टिल एंड, इवन ब्रोकिंग, इंडियन ब्रोकिंग इज कम्प्लीटली डिजिटल। हमें 5 मिनट में आप क्लाइंट बनो और एक दिन के अंदर आप लाख रुपए कमा के आप पैसा लेके निकल जाओ, तो दैट इज कम्प्लीटली डिजिटल। आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग और सब डिजिटल है। सो दे हैव, यू हैव अ एक्सट्रीम ऑफ फिजिकल, यू हैव एक्सट्रीम ऑफ डिजिटल, बट मोस्ट ऑफ द लार्जर बिजनेसेस दे आर फिजिकल। मतलब देर से लाइक Zomato, you know, their delivery is food, so which is very physical, but the enablement of procurement of order, management of order, the connectivity to the customer and the delivery guy, they're all through the software that is digital. The entire enabling of millions of deliveries per day is possible not physically. The whole thing is managed by digital. तो रामदेव जी ये बताइए, जो हम लोगों ने वैल्यूएशन पैरामीटर्स पढ़े थे MBA में या 1990s में या सन 2000 में, वो अब इन कंपनीज पर लागू नहीं होते? नहीं, क्यों नहीं होते? वो लागू, सी अल्टीमेटली DCF जो है वो मदर ऑफ ऑल द वैल्यूएशन, बिकॉज अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट इज अबाउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट्स। करेक्ट। आप फ्यूचर प्रॉफिट कैसे एस्टिमेट करते हैं वो आपका प्रॉब्लम है। दैट प्रॉब्लम इज देयर इन द ओल्ड इकोनॉमी ऑल्सो, ऐसा नहीं कि नए इकोनॉमी में। जी, सी इट्स लाइक पीछे देख के ये बोलना कि भाई गूगल ने इतना कमाया वो तो बहुत ईजी है, आप निकाल लो, लेकिन दैट इज विद द परफेक्ट हाइंडसाइट। लेकिन मेरे को आगे कौन सा जीतने वाला है उसका तो परफेक्ट फोरसाइट चाहिए ना, वो फर्क है। दूरदर्शिता चाहिए, विजन चाहिए, एंड दैट विजन अबाउट कि भाई आज 25,000 करोड़ टर्नओवर किसी कंपनी का है, वो अगले 10 साल में 2.5 लाख करोड़ का हो जाएगा, और उसमें अभी जो -5% लॉस है वो +5% प्रॉफिट हो जाएगा, और वो 2.5 लाख करोड़ में 1.25 लाख करोड़ कमाएगा। ये तो सब विजन की बात है ना। आपको लगता है जो भारतीय
एंटरप्रेन्योर्स, ये 10-12 कंपनीज फिलहाल लिस्ट हो चुकी हैं और मेरे ख्याल से 50 से 60 यूनिकॉर्न्स पाइपलाइन में है सेबी के आईपीओ में। उनके पास इतना विजन है? उनके पास डेफिनेटली विजन है, उसमें जो प्राइवेट इन्वेस्टर है उनका भी विजन है, बट व्हाट सी आगे कौन सा सही निकलता है। देखिए जैसे आप आईटी का रेवोल्यूशन देखिए, आप 95 में हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज केम विथ आईपीओ एंड गॉट लिस्टेड। 2000 में क्रैश हुआ, .com बूम बस्ट हुआ, उसके बाद देखिए कितने बचे, मीनिंगफुली 4 ही बचे जी, और बाकी सबको वही अपॉर्चुनिटी था, कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम था, कंपनीज क्या नाम है आपका, क्लाइंट सेम था, कॉस्ट स्ट्रक्चर था, प्रॉफिटेबिलिटी सबको ऊपर था, लेकिन ओनली 4 or 5 मीनिंगफुली सर्वाइव्ड एंड बिकेम वेरी लार्ज। क्यों? दैट इज द एग्जीक्यूशन चैलेंज, मैनेजमेंट, द डिफरेंस ऑफ द मैनेजमेंट। अपॉर्चुनिटी सबको अभी, लेकिन किसमें मैनेजिंग कैपेबिलिटी है और किसका एग्जीक्यूशन बहुत एक्सेलेंस है, वो बहुत जरूरी है। और वो चीज़ जो है इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि ये काबुली घोड़ा है और यह गधा है। नहीं तो इन्वेस्टर की थोड़ी और मदद की जाए, वो कैसे समझे, या कोई आप इजी तरीका पैरामीटर लगाए, मैट्रिक्स लगा दे वो कि ये वाला 25 कंपनी है उसमें से ये मुझे लगता है कि ग्रो करेगी। आप देखते जाइए जितने स्मार्ट इन्वेस्टर कर क्या रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग मैं क्या बताऊं, सब में लगा लो थोड़ा। देखिए दूसरा क्या, एंड ये देखिए आज बाजार में ये मत समझ, ये उसमें रिपोर्ट में लिखा रिस्क में हाइप साइकिल होता है, कोई भी नई चीज आती है तो बहुत हाइप होता है, तो अभी ये डिजिटल कंपनी का बहुत हाइप है, ये आप आईपीओ बाजार में देख ही रहे हैं, वो देख ही रहे हैं आप। सो डबल हाइप है, एक तो आईपीओ का हाइप है और दूसरा डिजिटल का, मतलब एक नया युग बदल रहा है, तो उसका जो एक हाइप है वो दोनों हाइप है। सो डबल हाइप में आपको क्लियरली सम थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव। आप उसका सबसे, जैसे आपको घर खरीदना है कोई बिल्डिंग में, कोई सिटी में जाए कोई बिल्डिंग में घर खरीदना है, आप क्या करते हैं कि इसके पहले वाला सौदा कहाँ हुआ है, लास्ट ट्रांजेक्शन क्या भाव में हुआ है, तो लास्ट ट्रांजेक्शन प्राइवेट इक्विटी में हुआ है, वो मान लो $5 बिलियन में हुआ है, आप 10-15 बिलियन डॉलर में लेके आ रहे हैं जी 12 महीने में, तो ये आपको समझिए कि भाई 5 के बदले में 6 दूं, 5 के बदले में 4 दूं, या 5 के बदले में 15 दूं। तो अकलमंद निवेशक वो है जो कम से कम उन कंपनीज पर इस डिजिटल स्पेस में ध्यान दे रहा है जो अपने आईपीओ से अब कम प्राइस पर ट्रैक कर रही है, कम से कम वहां पर बाजार की एक चपेट तो पड़ी है। ऐसा कोई नुस्खा नहीं है ऐसा आपको पहले वैल्यू समझना ही पड़ेगा। इन्वेस्टिंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइंग वैल्यू। आप अपना खुद का सेल्स एस्टिमेट करिए, मार्जिन एस्टिमेट करिए, आपको कुछ ना कुछ अप्रॉक्सीमेट मिलेगा, और उसमें फिर आप समझिए ऑप्टिमिस्टिक, रियलिस्टिक, पेसिमिस्टिक तीनों बना के फिर आप देखिए कि भैया इसका कीमत 20,000 करोड़ बनता है, ट्रेड हो रहा है 1 लाख करोड़ में, फिर आपको क्या करना आप समझते हैं आप जी। तो क्या प्राइस टू सेल्स वाला ज्यादा बेटर है? उसी कारण से हमने बोला है कि प्राइस टू सेल्स, सी प्राइस टू सेल्स एक बात है, बट प्राइस टू सेल्स टू ग्रोथ, बिकॉज आपका पैक जो बोलते हैं आप, पी डिवाइडेड बाय ग्रोथ, तो मेरे पास अर्निंग्स नहीं है तो पी काम नहीं करता तो पैक नहीं काम करता, पीएसजी, तो उसी कारण हमने पीएसजी बोला है, प्राइस टू सेल्स एंड ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ। सो आप प्राइस टू सेल्स को ग्रोथ से डिवाइड करेंगे, ये नया रेशियो है, खोपड़ी में बैठता नहीं, 0.2 0.3 इस टाइप का आता है, बट यू हैव टू गेट द कंसेप्ट राइट। अब ये डिजिटल तो एक प्रोसेस है जिसपे वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है, लेकिन अलग अलग सेक्टर्स में आ रही, कोई टेक्नोलॉजी एजुकेशन में आ रही, कोई हेल्थ में आ रही, कोई फूड में आ रही, तो आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर है जो इस डिजिटल का सबसे बड़ा निवेशकों के लिए फायदेमंद होगा? कोई सेक्टर रोली जैसे सर्विसेज हैं, जैसे आपका बैंकिंग है, बैंकिंग का सबसे ज्यादा प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत मोटा होता है, फिनटेक, हाँ, सो उसमें जो फिनटेक आते हैं सक्सेसफुली, या जो एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं, सी एक तरफ है डिजिटाइजेशन, दूसरी तरफ है बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस मॉडल अभी जो एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं आपके आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, ये सब एक्सिस बैंक, सबके बिजनेस मॉडल सॉलिड है एंड दे हैव द पोटेंशियल टू गो, उनके पास रीच भी है, दे हैव द पोटेंशियल टू गो डिजिटल। अच्छा सब डिजिटल जा रहे हैं, बट कौन आगे है जी जी, तो वो मार्केट शेयर फटाफट गेन करेगा। सो दैट लार्ज अपॉर्चुनिटी स्पेस इज देयर। जैसे अब आज 1.5 लाख करोड़ का पोटेंशियल प्रॉफिट पूल है, किसका? बैंक्स का, तो अगले 5 साल में वो 3 लाख करोड़ हो जाएगा। अब 3 लाख करोड़ जो है उसमें से हिस्सा किसका कितना? हाँ, वो मार्केट शेयर चेंज होगा बिकॉज ऑफ डिजिटल कोशेंट जी। बिजनेस मॉडल सबका मॉडल सेम है, लेकिन कौन स्मार्टली कस्टमर को हेल्प कर सकता है, कस्टमर को आगे से आगे पहुंच सकता है, कस्टमर को बहुत ज्यादा वैल्यू दे सकता है, कंज्यूमर सरप्लस कहां पर खड़ा करेंगे, वो डिजिटल प्रोसेस से होने वाला है। इसीलिए भी एक बड़े बैंकर ने कहा है कि लोग पेमेंट बैंक को भी समझ नहीं रहे, वो एक बड़ी वैल्यू मिस कर रहे हैं। अग्रवाल साहब ये बताइए, आप हर तरीके के ऑडियंस को केटर करते हैं, रिटेल में आप बहुत बड़े हैं, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेज आपकी बहुत जानी मानी है, सारे विदेशी बायर्स और सेलर्स आपसे आके बाजार में जरूर एक बार नतमस्तक होते हैं। क्या आगे आने वाले समय में मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज की जो रिसर्च टीम है,
कितना प्रतिशत समय इस डिजिटल थीम पे और कितना प्रतिशत समय वो ओल्ड इकोनॉमी स्मोक स्टैक कंपनीज पर बिताती हुई दिखेगी? ये कंप्लीट डिपेंड करता है क्लाइंट से क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए मेरे पास यदि 40 एनालिस्ट है, मेरे पास करीब 60 एनालिस्ट होंगे, तो 60 एनालिस्ट में अभी तो समझिए 6-7 ही इसमें हैं जी। ओके, लेकिन जैसे जैसे आपके मैं उनको बोला भी एक एनालिस्ट को, मेरे जो एसेट मैनेजमेंट में, मैं बोला तुमको 5 असिस्टेंट चाहिए होगा मतलब समय ना, टू बिकॉज जिस स्पीड से नंबर ऑफ कंपनीज आ रही हैं, आप जब तक सब तक जाओगे नहीं तब तक कैसे बनेगा। तो ये जो है आपका क्वेश्चन बहुत सही है। मेरे को लगता है कि 25% ऑफ द एनालिस्ट आगे पीछे मिला के इसमें आ जाएंगे। अच्छा जो पुराने भी हैं, सी द क्वेश्चन टू आस्क इज, आप फिजिकल कंपनी हो, आपका डिजिटल स्ट्रेटजी क्या है? करेक्ट। अब डिजिटल जो है ना, इट इज नॉट ओनली अ सपोर्ट ऑपरेशन, अब डिजिटल इज पार्ट ऑफ द फुल बिजनेस स्ट्रेटजी। यदि आप बिजनेस में यदि डिजिटाइज नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो है जैसे ऑन बोर्डिंग है, जैसे मैं बोलता हूँ मेरे यहाँ क्लाइंट आने के लिए आपको मेरे ऑफिस में आके साइन करना ही पड़ेगा। जैसे कई बैंक में थे भाई, आपको जब तक जहाँ जाके आप साइन नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। और दूसरा आदमी जो है ना आपको घर में भेज दिया कैमरा और साइन कर दिया, तो किसको बिजनेस बच जाएगा? जिसको आप घर पे आ रहे हैं। हाँ, तो वही बता रहा हूँ मैं, तो जो डिजिटल जो प्रोसेस है उसको जो यूज़ करेगा, जैसे आपका स्टेटमेंट है एकदम क्लियर स्टेटमेंट आता है, किसी में स्टेटमेंट आता ही नहीं, मंगाना पड़ता है, तो फर्क पड़ेगा ना बिजनेस में। जी। तो ऐसे जो है धीरे धीरे जो है ना, लेकिन ये जर्नी जो है साइलेंट होगी, ये आपको एकदम से हमने आज रिपोर्ट रिलीज कर दिया तो कल को छंतर पड़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। एंड तीसरा सबसे बड़ा सेगमेंट है वो है इंडियन आईटी। इंडियन आईटी की हिस्ट्री तभी चालू हुई जब डिजिटल स्टोरी वर्ल्ड वाइड चालू हुआ। 95 में अमेजॉन आया और TCS इन्फोसिस आया 95-96 में। इस 25 साल में आप देखिए हमारा $1 बिलियन का एक्सपोर्ट $180 बिलियन हो गया इस साल जी। ओके, एंड आज मतलब ये भी TCS इन्फोसिस अपने आप में पावर है वर्ल्ड वाइड, दे आर ग्लोबल, देयर मार्जिन्स आर 19-20%। तो ये जो है, ये चारों जो सेगमेंट है, फिजिकल, डिजिटल, ये सब को कैटर करते हैं एंड ग्लोबली करते हैं। तो इनका देखिए, इनका जितना अनिवार्य है, ये जीतेंगे। बाकी लोग कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कितना बनेगा, वो एक ऑप्शन वैल्यू है। तो जो डिजिटल थीम को इनेबल करती हैं कंपनीज, जैसे आप खोदने जाएं सोने के लिए, सोना मिले ना मिले वो बात की बात है, जो फावड़ा बेच रहा है वो कमाएगा। ये सुपर फावड़ा है इनके पास में जी। ये जो इतने इंडियन आईटी कंपनीज है, हाँ, तो ये जो बड़ी क्या छोटी सब कमाने वाले, क्योंकि मिड कैप आईटी की आप वैल्यूएशन देखिए, ऐसा लगता है पता नहीं रॉकेट पे बैठे हुए हैं। सो ये क्या अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। अब ये कितना ग्रो करेंगे, मतलब देखिए क्या डिजिटल में क्या ग्रोथ है लेकिन प्रॉफिट नहीं है। इनके पास है प्रॉफिट लेकिन ग्रोथ स्लो है। तो आपको ये समझना पड़ेगा क्या खरीदने का। आपको सर्टेनिटी खरीदना है तो आईटी कंपनीज, और लेकिन आपको एक्सपोनेंशियल मशीन खरीदने का है तो क्लियरली यू हैव टू बाय द डिजिटल कंपनी। सो मेरे दो छोटे छोटे सवाल, एक तो ये डायरेक्ट जो स्विगी जोमेटो दो बड़े प्लेयर आ गए हैं, और फिर इसमें एक आपकी स्टडी में कि यूनिट इकोनॉमिक भी आप समझिए, इकोनॉमिक्स, ये कैसे समझे, मतलब एक लेमैन आदमी कैसे समझे कि क्या पूरा बास्केट ले क्या वो, या इन दोनों में कैसे एसेस करें? लेमैन को ही समझना है। जब तक लेमैन को समझ में नहीं आया तो उस कंपनी को कीमत ही नहीं समझ लो आप। इतना मतलब है आपको MBA ये करके यदि आपको अरे भाई बिजनेस सिंपल होता है, आप 2 मिनट में नहीं समझा पाए तो बिजनेस ही नहीं है। अग्रवाल साहब, सबके घरों में जोमेटो दिन में 3 बार आता है, कम से कम इसी से लोग ये समझ जाएं कि बिजनेस कितना बढ़िया है। लोग ये इस बात को लोग हल्के में ले रहे हैं। इस बार प्रॉब्लम जो है ना, ये बिजनेस अच्छा है नहीं है ये बात नहीं है, ये कितने मिल रहा है। जो वैल्यूएशन का जो कंट्रोल जो है ना, जो हाइप साइकिल है थोड़ा सा, और जो लॉस मेकिंग है, इसी कारण से ये 2-3 चीज, मतलब हाइप और लॉस मेकिंग, ऑप्टिकली और लॉस मेकिंग जो है, ये जो 2-3 चीज जो है ना, वो बहुत कंफ्यूजन खड़ा कर रही है। लेकिन मुझको मालूम है जो कंपनी जीतने वाली है अपने फील्ड में, उसका भाव बहुत कम है, और जो हारने वाली है उसका भाव बहुत ज़्यादा है। अब आपको ये समझना कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो जो IPO के बाद नीचे गिर गई है वो नहीं, नो, ऐसा